पोस्ट ग्रेड रेजिडेंट एफसीपीएस इंटरनल मेडिसिन। आज हमारा टॉपिक जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के बारे में है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसका नाम डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक हाईली प्रोफेशनल टीम जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स की हमें डिलीवर करती है ऑनलाइन लेक्चर्स। और इसके अंदर हम डिटेल जो लेक्चर्स के बारे में, जो हमारे कॉमन डिजीजेज हैं उस हवाले से, और जो हम कॉमन प्रैक्टिस में चीज़ें इनकाउंटर करते हैं उस हवाले से हम डिटेल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनके लिए जो चीज़ें वो सिंप्लीफाई हो सकें। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है वो पेड कोर्सेज, लाइव क्लासेस भी होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, जिसके अंदर रेडियोलॉजी का एक सेक्शन है, वो डिटेल उसमें एमआरआई ब्रेन इंटरप्रिटेशन है, सीटी ब्रेन है, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड ईसीजी इंटरप्रिटेशन है। और अब हम जो है वो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो कॉमन डिजीजेस हैं, जैसे आजकल हीट स्ट्रोक हो गया, डेंगू एपिडेमिक आने वाला है, उस हवाले से जो कॉमन हमारे प्रेजेंटेशन होती हैं उस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन किया करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी पेज हमारा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक, जैसे आपको मैंने बताया, है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसको आम लफ्जों में हार्ट अटैक भी कहते हैं, और उसकी मैनेजमेंट के बारे में है मेनली। अब आप में से जो मोस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा कि जो पेशेंट होता है हार्ट अटैक का या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का, जब वो आपके पास प्रेजेंट करता है तो उसके जो इनिशियल जो मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है वो क्या होती है। जो मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है पेशेंट की, वो चेस्ट पेन से प्रेजेंट करता है। अब एक पेशेंट, आप एक सेटअप के ऊपर बैठे हुए हैं, आप हो सकता है आप एक क्लिनिक पे बैठे हैं, आप एक बेसिक हेल्थ यूनिट पे बैठे हुए हैं, आरएचसी पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपके पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो उस केस के अंदर अगर आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है चेस्ट पेन के साथ, तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे। उसको एड्रेस करने का तरीका ये है जी, सबसे पहले आपके पास पेशेंट जब आएगा चेस्ट पेन के साथ, आपने उससे एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है पेन के हवाले से, और उसकी एग्जामिनेशन करनी है रिगार्डिंग द चेस्ट पेन। नाउ व्हाट कम्स इन हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन। सबसे पहले आप उससे पूछेंगे कि आपको पेन कब स्टार्ट हुई, ड्यूरेशन ऑफ पेन। उसके अलावा आप पूछेंगे पेन किस नेचर की है, सडन इन ऑनसेट थी, आहिस्ता आहिस्ता पेन स्टार्ट हुई, बढ़ती गई। उसके अलावा आप पेशेंट से पूछेंगे कि पेन जो है आपको किस साइड पर हो रही है, साइट ऑफ पेन क्या है, आइदर इट इज लेफ्ट साइडेड पेन और राइट साइडेड पेन। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। अगर पेशेंट राइट साइडेड पेन की तरफ प्रेजेंट करता है तो आपको थोड़ा, आप कार्डियक इवेंट की तरफ कम सोचते हैं। अगर पेशेंट लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन का कहेगा तो वो ऑब्वियसली आपका दिमाग सबसे पहले जाएगा कि पेशेंट को हो सकता है कोई कार्डियक इवेंट हुआ है। नेक्स्ट आपने पेशेंट से इंटेंसिटी ऑफ पेन पूछना है। इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है उसके अंदर आपके पास माइल्ड पेन हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सवेयर पेन हो सकती है। नॉर्मली कार्डियक इवेंट्स के अंदर मॉडरेट टू सवेयर पेन होती है, और साथ में उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स भी होते हैं पेन के साथ। अब जो एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर आपके पास पेशेंट को प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकती है, पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। साथ में आपने पेन की रेडिएशन के हवाले से पूछना है। आपने नॉर्मली इनकाउंटर किया होगा कि पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है। अगर आपने कभी ये कार्डियक इवेंट का पेशेंट देखा है, चेस्ट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा और वो कंप्लेंट आपको करेगा कि मुझे पेन, लेट्स सपोज 2 आवर्स पहले पेन स्टार्ट हुई है, सडन इन ऑनसेट थी, प्रोग्रेसिव इन नेचर थी, सवेयर इन इंटेंसिटी थी। करेक्टर पेन का आप पूछेंगे तो उसमें आपको बताएगा कि हैवी पेन थी, प्रिकिंग पेन थी, शार्प पेन थी। उससे भी आपकी कार्डियक इवेंट्स काफी जो है वो उसका आपको आइडिया हो रहेगा कार्डियक इवेंट किस टाइप का है। उसके अलावा पेशेंट से रेडिएशन ऑफ पेन का पूछेंगे। पेन आपकी सपोज लेफ्ट साइड पे स्टार्ट हो रही थी चेस्ट में, तो पेन वहीं पे रही है या किसी और जगह पर भी गई है। अगर पेशेंट कहता है पेन जो है वो आपके पास सपोज लेफ्ट साइड चेस्ट पेन स्टार्ट हुई है और वो आपके पास लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर रही है और लेफ्ट जॉ में जा रही है, बैक पे जा रही है, तो वो भी आपको कार्डियक इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताएगा। नेक्स्ट आप पेशेंट से पेन, आपने अगर डिफरेंशिएट करना है, आप एक सपोज आप बैठे हुए एक सिंपल सेटअप पे बैठे हुए हैं, आपकी सिंपल हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ पे इतने आपके पास एडवांस सेटअप नहीं है जहाँ पे आप
पेशेंट को इनिशियली जो है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो उसके अंदर आप पेशेंट से एक जो कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछ के डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को ये कार्डिक इवेंट है या पेशेंट को मस्कुलर पेन है। आप पेशेंट से ये पूछ सकते हैं कि आपकी जो पेन है लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड पेन, ये पेन मूवमेंट के साथ यानी चेंज इन पोस्चर के साथ या मूवमेंट के साथ ये पेन जो है वो वर्स हो रही है, पोस्चर चेंज करने से पेन कम या ज्यादा तो नहीं होती। अगर ऐसा कोई पेशेंट कंप्लेन करता है तो ये मोस्ट लाइकली सजेस्टिव होता है कि पेन जो है वो आपकी मस्कुलर इन ओरिजिन है, कार्डिक इवेंट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट आपके पास अब हमने पेशेंट को किस तरह अप्रोच करना है जब वो प्रेजेंट करता है एक्यूट चेस्ट पेन के साथ। सबसे पहले तो आप जब चेस्ट पेन आती है हमने सबसे पहले रूल आउट करना होता है कि आप किसी भी सेटअप पे बैठे हैं आपको इस चीज का आइडिया होगा कि पेशेंट जब आपका आता है तो आप सबसे पहले रूल आउट करते हैं कि उसकी जो इमरजेंसी है, जिस कंप्लेंट के साथ वो आया है, उसकी सिविरिटी क्या है। अगर पेशेंट एक्यूट चेस्ट पेन के साथ आता है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, जो फीचर्स मैंने आपको पहले बताए हैं, अगर वो कार्डिक इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को कार्डिक इवेंट है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी आ सकता है, एंजाइना भी आ सकता है। अब आपने जब सस्पेक्ट कर लिया कि पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, अब क्योंकि पेशेंट जब एसीएस के साथ आपके पास आ गया, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पेशेंट को डिटेल इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की करवाएं और इन्वेस्टिगेशन करा के फिर आप अपना डायग्नोसिस बनाएं। उस दौरान ही पेशेंट को एरिथमियाज हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसकी डेथ भी हो सकती है, पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। आपने उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, जिस तरह नॉर्मली होता है कि आपका पेशेंट आता है सोर थ्रोट के साथ, एक्यूट साइनसाइटिस के साथ आता है, आप ब्लड कल्चर्स वगैरह या स्पूटम कल्चर्स वगैरह को अभी वेट नहीं करते, आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते पेशेंट को। सेम वैसे ही पेशेंट अगर एक्यूट चेस्ट पेन के साथ आया है तो आपने पेशेंट के अंदर उसको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर आपके पास क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कि पेशेंट को आप ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट देंगे। जो नाइट्रेट्स आपने सुना होगा, नाइट्रेट्स कॉमनली पेशेंट को हम देते हैं। नाइट्रेट्स के बाद आप पेशेंट को एस्पिरिन 300 mg, जो डिस्प्रीन के नाम से टैबलेट आती है, वो आप पेशेंट को देंगे फौरन। मिसाल के तौर पे आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आप कहीं फैमिली के साथ आउटिंग पर हैं, रेस्टोरेंट में है, कहीं भी हैं, एक पेशेंट वहां पे कोलैप्स हो जाता है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट जो है उसको कोई कार्डिक इवेंट है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट को डिस्प्रीन देनी है 300 mg। आपने और किसी किस्म का एंटीप्लेटलेट नहीं देना, जिस तरह क्लोपिडोग्रेल जो कि लो प्लेट के नाम से आती है, वो आपने नहीं देना आउटसाइड द हॉस्पिटल, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। पेशेंट आपके पास आ गया, आपने उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रूटीन में नॉर्मली ये होता है कि पेशेंट आएगा, आप आते सार पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन, इमरजेंसी में आपने ऑक्सीजन पेशेंट को लगा दिया, आपने ऑक्सीजन सेट उसकी चेक नहीं की। अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेशेंट को फौरन जो है वो ऑक्सीजन अटैच कर देना है। आपने पेशेंट की सबसे पहले ऑक्सीजन सेट्स चेक करनी है। अगर ऑक्सीजन सेट्स पेशेंट की जो है वो 94 से, अगर 94 से पेशेंट की ऑक्सीजन सेट्स जो हैं वो कम है, तो फिर आपने पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। उसके अलावा आपने ऑक्सीजन नहीं देना पेशेंट को। उसके बाद आपने पेशेंट की जो है वो ईसीजी करनी है एज सुन एज पॉसिबल। और ईसीजी करने के बाद अगर आप एक ऐसे सेटअप पे बैठे हैं जहां पे आप पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो आपने उसको फौरन रेफर कर देना है हॉस्पिटल की तरफ, टर्शियरी केयर सेटअप या जहाँ पे एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाँ, एक और चीज, अगर पेशेंट जो है उसको आपने ईसीजी की है और ईसीजी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को कार्डिक इवेंट नहीं हुआ। आप अगर पेशेंट की हिस्ट्री सजेस्टिव है, अगर उसकी प्रेजेंटेशन सजेस्टिव है कार्डिक इवेंट की, तो आपने कंसिडर करना है कि उसको कार्डिक इवेंट है और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोसीड करना है। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि एक पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आ गया, आपने उसको आगे रेफर करना है। अब आप उसको रेफर कैसे करेंगे, किस कंडीशंस के अंदर आपने पेशेंट को किस तरह रेफर करना है। अगर एक पेशेंट आया, आप एक जैसा मैंने आपका बेसिक हेल्थ यूनिट पे या सिंपल सेटअप पे बैठे हुए, आप एक आपका जीपी क्लिनिक है, वहां पे इतनी एडवांस फैसिलिटीज आपके पास नहीं है। अगर एक पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे चेस्ट पेन हो रही है, या उसको लास्ट 12 आवर्स से चेस्ट पेन थी और एबनॉर्मल ईसीजी थी, वो इमरजेंसी एडमिशन है, आपने उसको फौरन रेफर करना है टर्शियरी केयर सेटअप में इमरजेंसी एडमिशन के लिए। अगर एक पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे चेस्ट पेन है, लास्ट 12 आवर्स पहले स्टार्ट हुई है और 72 लास्ट 12 से 72 आवर्स तक उसको पेन हो रही है, विच मीन्स के 12 घंटे से लेकर उसको 3 दिन कहीं वो हिस्ट्री दे के मुझे पेन है,
तो आपने पेशेंट को उसी वक़्त रेफ़र कर देना है हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसका फर्दर वर्कअप होगा और उसमें डिसाइड होगा कि पेशेंट को एडमिट करना है कि नहीं करना। अगर एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि उसको चेस्ट पेन जो है वो मोर देन 72 आवर्स मतलब 3 डेज़ से ज़्यादा है, तो आप पेशेंट का उसमें पहले डिटेल फुल असेसमेंट करेंगे ईसीजी के साथ। उसके बाद जो है आप पेशेंट की कार्डियक एंजाइम्स करवाएँगे और उसके बाद आप फर्दर डिसाइड करेंगे कि पेशेंट का जो है आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है आगे। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे हमने पहले बात की है कि पेशेंट जब आपके पास आएगा आपने उसको चेस्ट पेन के अंदर उसको रूटीनली ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करना, आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है। पल्स ऑक्स आप उसको पल्स ऑक्सीमीटर अटैच करेंगे, आप उसको ऑक्सीजन सेट्स देखेंगे और किस कंडीशंस में आप पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। अब इसमें आपने 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर पेशेंट को अंडरलाइंग कोई रेस्पिरेटरी फेलियर है, कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ है, सीओपीडी है, जिसके अंदर पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करता है, तो उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि पेशेंट की टारगेट सेट्स जो है हमने वो 88 से 92% रखनी होती हैं। अगर पेशेंट की ऐसी कोई हिस्ट्री है कि उसको सीओपीडी का पेशेंट आपके पास आ गया है और आपको पता है कि उसके अंदर रिस्क है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी, तो आपने चेस्ट पेन के साथ अगर उसकी ऑक्सीजन सेट्स जो है वो लेस देन 88% है, फिर आपने उसको ऑक्सीजन अटैच करना है। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है सीओपीडी की, कोई उसके अंदर पल्मोनरी डिजीज नहीं है, तो उसके अंदर आप पेशेंट को ऑक्सीजन सेट्स जो है उसका टारगेट आपका 94 से 98% होगा। अब पेशेंट आपका प्रेजेंट कर रहे हैं स्टेबल चेस्ट पेन के साथ। स्टेबल चेस्ट पेन में हमारे पास सबसे पहले इंजाइनल पेन आ जाती है। इंजाइना एक कॉमन टर्म है, आपने बहुत दफा सुनी होगी। इंजाइना को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज इंजाइना। इंजाइनल पेन जो होती है इट इज बेसिकली ए constricting discomfort in the front of the chest or in the neck, shoulders, jaws or arms, precipitated by physical exertion, relieved by rest or glyceryl trinitrate in about 5 minutes। इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट अगर आता है वो कहता है कि मुझे कॉन्स्ट्रिक्टिंग डिस्कम्फर्ट है चेस्ट के फ्रंट में, मतलब सेंटर ऑफ द चेस्ट में, उसको चेस्ट के दरमियान में बिल्कुल उसको ऐसी पेन हो रही है जिससे समझ रहा है कि वो उसका सांस घुट रहा है और उसको बहुत ही शार्प पेन हो रही है। वो नेक में जा रही है, शोल्डर्स में जा रही है, जॉज में जा रही है या उसके आर्म्स में जा रही है। फिजिकल एक्सर्शन मतलब पेशेंट ने कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है या स्टेयर्स क्लाइंब किए हैं, उसका उसको पेन स्टार्ट हो गई है। अगर पेशेंट की पेन जो है उसने पेशेंट ने रेस्ट किया, विद इन 5 मिनट्स पेन रिलीव हो गई है, उसने नाइट्रेट्स लिया और उसके 5 मिनट्स में पेन रिलीव हो गई, तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को इंजाइनल पेन है। अब इसके अंदर हमारे पास इंजाइना 3 तरह के होते हैं। एक होता है टिपिकल इंजाइना, एक होता है एटिपिकल इंजाइना, एक हमारे पास नॉन इंजाइनल चेस्ट पेन है। टिपिकल इंजाइना जो है उसके अंदर कहते हैं कि पेशेंट को अगर ये ऑल 3 फीचर्स अगर पेशेंट प्रेजेंट है तो ये हमारे पास टिपिकल इंजाइना होता है। अगर जो अबव मेंशन में से कोई 2 फीचर्स प्रेजेंट है तो वो एटिपिकल इंजाइना है, और अगर एक या कोई भी इस तरह का फीचर नहीं तो नॉन इंजाइनल चेस्ट पेन है। अगर एक पेशेंट है वो स्टेबल एंजाइना के साथ आया है और क्लिनिकल असेसमेंट करने के बाद आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि पेशेंट को एंजाइना है कि नहीं है, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस करवानी है कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को एंजाइना था या नहीं था। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन में आपका फर्स्ट लाइन है, हमारा कोई भी किसी भी डिजीज का पेशेंट है, हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमने पेशेंट की जो इन्वेस्टिगेशन कराए नॉन इन्वेसिव कराएं। अब नॉन इन्वेसिव जो है उस इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या आता है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। पाकिस्तान में इतना रेडली अवेलेबल नहीं है, स्पेशली टर्शियरी केयर सेटअप्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल होता है, वहां पे आप इजीली करवा सकते हैं। सेकेंड लाइन हमारे पास होता है कि हम नॉन इन्वेसिव फंक्शनल इमेजिंग करते हैं हार्ट की। और थर्ड लाइन हमारे पास होता है इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसको पीसीआई भी कहते हैं। और साथ में हम इसमें ये जो आप कह लेंगे क्रोनरी वेसल्स जो होते हैं, हार्ट के जो वेसल्स होते हैं उनकी स्टडी को बेसिकली क्रोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं आ रही जिसकी वजह से एंजाइनल पेन हो रही है। अगर एज सच कोई ब्लॉकेज आ रही होती है, हम एंजाइना डायग्नोस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब टॉपिक स्टार्ट होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। Acute coronary syndrome is a term that describes a range of conditions related to sudden reduced blood flow to the heart। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि acute coronary syndrome के अंदर
जो ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हार्ट का ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से हार्ट का टिश्यू जो है, जो हार्ट के सेल्स हैं, वो मायोकार्डियम है, वो डैमेज हो जाता है, या हार्ट टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है। अब इसके अंदर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में जो कंडीशंस आती हैं जिसमें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, उसके अंदर एक हार्ट अटैक होता है और एक अनस्टेबल एंजाइना होता है। हार्ट अटैक हैपेंस व्हेन सेल दैट डैमेजेस और डिस्ट्रॉयज द हार्ट टिश्यू। इसका मतलब ये कि हार्ट अटैक कब होगा? जब आपके पास जो सेल डेथ है, उसने डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हार्ट के टिश्यू को, तो उस वक्त आप कहते हैं कि पेशेंट जो है उसको हार्ट अटैक हो गया। अब हम इसमें आगे पढ़ने लगे हैं कार्डियक एंजाइम्स और प्रोटीन मार्कर्स के बारे में। जब भी पेशेंट आपके पास आता है एक्यूट कार्डियक इवेंट के साथ, तो उसके अंदर हमने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले आपको डिटेल बता दें। हिस्ट्री एग्जामिनेशन वगैरह करने के बाद आपने कार्डियक एंजाइम्स और प्रोटीन मार्कर्स पेशेंट के करवाने हैं। वो आपको एक इजीली आपको उसमें आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पेशेंट जो है उसको कोई कार्डियक इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अब कार्डियक एंजाइम्स बेसिकली आप देखा होगा आपने कि जैसा आप कोई भी पेशेंट किसी डिजीज के साथ आता है, लिवर डिजीज है, उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट आप करवाएंगे, पेशेंट के एलएफटीज जो है वो डिरेज्ड होंगे। किडनी डिजीज के साथ आएगा, उसके अंदर आप पेशेंट की रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, उसके आरएफटीज डिरेज्ड होंगे। सिमिलरली पेशेंट अगर कोई हार्ट डिजीज के साथ आता है, उसके कार्डियक एंजाइम्स कराते हैं और वो भी डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे उसकी वैल्यूज। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए कि इसमें जो मायोग्लोबिन होता है वो सबसे पहले राइज करता है, लेकिन हम इतना मायोग्लोबिन का टेस्ट जो है वो हॉस्पिटल में इतना रीडली करवाया नहीं जाता। सीकेएमबी जो है ये हम लोग री इन्फॉक्शन को देखने के लिए करवाते हैं। इसमें अगर एक पेशेंट आपके पास, इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक पेशेंट आपके पास आया है, उसका डायग्नोस हो गया कि उसको एक्यूट कार्डियक इवेंट था, उसको आपने पेशेंट को एडमिट किया। एडमिट करने के 72 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद पेशेंट को दोबारा चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई, और आपको शक है कि पेशेंट को कहीं दोबारा कार्डियक इवेंट या इस्कीमिक इवेंट तो नहीं हुआ। उस केस में आपने पेशेंट का सीकेएमबी लेवल्स करवाने हैं, क्योंकि सीकेएमबी लेवल्स बेसिकली शो करेंगे कि पेशेंट को री इन्फार्क्शन तो नहीं हो रहा। और जो मोस्ट कॉमनली टेस्ट करवाया जाता है वो ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई है। जो ट्रॉप टी होता है वो 10 डेज तक एलिवेटेड रहता है। अब ये हमारे पास कार्डियक एंजाइम्स की डिटेल्स हैं। इसमें ये सारे कार्डियक एंजाइम्स हैं, किस टाइम पे ये राइज करते हैं, इसकी पीक वैल्यू क्या होती है, और किस टाइम पे नॉर्मल पर ये आते हैं। जो मायोग्लोबिन होता है वो सबसे पहले राइज करेगा 1 to 2 आवर्स में। एक पेशेंट अगर आया चेस्ट पेन के साथ और उसको कार्डियक इवेंट था, तो उसे 1 to 2 आवर्स के बाद मायोग्लोबिन राइज करना स्टार्ट करेगा। 6 to 8 आवर्स पे जाके उसकी पीक वैल्यू होगी, और 1 to 2 डेज के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। सीकेएमबी जो है वो 2 to 6 आवर्स के बाद राइज करना स्टार्ट होता है। 16 to 20 आवर्स में इसकी पीक वैल्यू होगी, और 2 to 3 डेज के बाद ये नॉर्मल पे रिटर्न कर जाएगा। जिस तरह पहले आपको बताया ये कि 2 to 3 डेज में नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, इसीलिए री इन्फॉक्शन में हम इसको यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए। क्योंकि जब पेशेंट 48 से 72 आवर्स के बाद आएगा और उसको एक्यूट कार्डियक इवेंट था, आपने उसको डायग्नोस करने के, इसको दोबारा तो इवेंट नहीं हुआ, अगर पेशेंट को दोबारा चेस्ट पेन स्टार्ट होती है ड्यूरिंग हॉस्पिटल एडमिशन, तो फिर आप सीकेएमबी लेवल्स चेक करते हैं। क्रेटिनिन काइनेस भी रेज होगा, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ट्रॉप टी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, वो कोई भी कार्डियक इवेंट होता है उसके अंदर ट्रॉप टी के लेवल जो है वो रेज्ड होते हैं। अब ट्रॉप टी जो है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये राइज करता है 4 to 6 आवर्स में। उसकी पीक वैल्यू जो है वो 12 से 24 आवर्स होती है, और 7 to 10 डेज के बाद ये नॉर्मल पर आता है। अब इसके अंदर आपने एक चीज बहुत ध्यान रखना है, अगर एक पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है, सपोज उसकी हिस्ट्री है 1 आवर की, पेशेंट घर बैठा हुआ था, एकदम उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हुई, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन थी आपका, विद इन 1 आवर्स पेशेंट आपके पास जो है वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर गया इमरजेंसी में, आप उसका ट्रॉप टी करवा देते हैं। उसका ट्रॉप टी नॉर्मल आएगा तो आप कार्डियक इवेंट को तो रूल आउट करेंगे, कार्डियक इवेंट इसको है ही नहीं। लेकिन आपने दिमाग में ये चीज बेसिकली रखनी है कि जो ट्रॉप टी लेवल्स हैं वो 4 से 6 आवर्स के बाद राइज होना शुरू होते हैं। तो अगर एक पेशेंट है वो 1 आवर के अंदर आपका प्रेजेंट कर गया है और आपने उसका ट्रॉप टी लेवल करवा दिया विद इन 1 आवर या 2 आवर, तो वो नॉर्मल आएगा। और हो सकता है आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें कि जिसका ट्रॉप टी लेवल्स नेगेटिव हैं, इसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। पेशेंट घर जाएगा, उसको कोई रिदमिया होगा, पेशेंट घर जाके एक्सपायर हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब पेशेंट आता है आपने उससे हिस्ट्री लेने की, उसको चेस्ट पेन कितनी देर पहले स्टार्ट हुई है। अगर पेशेंट की चेस्ट पेन जो है वो मोर देन 4 आवर्स हो गए उसको चेस्ट पेन के, फिर आप ट्रॉप टी लेवल्स उसके एडमिशन के ऊपर फौरन करवा देंगे। अगर उसको
ट्रॉप टी लेवल्स, अगर उसका चेस्ट पेन जो है वो 4 आवर्स नहीं हुए तो आपने ट्रॉप टी लेवल्स करवाने से पहले वेट करना है जब उसकी चेस्ट पेन को 4 to 6 आवर्स हो जाएंगे, फिर आपने पेशेंट का ट्रॉप टी लेवल्स करवाने हैं। एएसटी, एलडीएच सिमिलरली नॉन स्पेसिफिक कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, इनका इससे आप डायग्नोस नहीं कर सकते पेशेंट को कार्डियक इवेंट है कि नहीं। तो बेसिकली आपके पास दो कार्डियक एंजाइम्स, सारों में से दो कार्डियक एंजाइम्स हैं जो कि आपने कंसिडर करने हैं कार्डियक इवेंट के लिए। नंबर 1 सीकेएमबी, नंबर 2 ट्रॉप टी। और इसमें से भी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक जो होता है वो ट्रॉप टी होता है, जो कि आपने लाजमी करवाना है। इसी की बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कार्डियक इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ट्रॉप टी जो है वो पॉजिटिव आ सकता है विदाउट एनी कार्डियक इवेंट। जिस तरह की क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उसके अंदर ट्रॉप टी लेवल्स रेज होते हैं। आप पेशेंट एक आता है और उसको ऐसा चेस्ट पेन नहीं है, इस तरह इमरजेंसी में अक्सर हम लोगों ने देखा कि पेशेंट एक आया उसको चेस्ट पेन नहीं हो रही, आपने उसके और उसको पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट है या उसको स्वेटिंग है बहुत ज्यादा, तो आपने उसका ट्रॉप टी लेवल्स करवाया तो ट्रॉप टी लेवल्स जो है उसके रेज्ड आए हैं। तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट जो है उसको कार्डियक इवेंट हुआ है, हो सकता है उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है जिस वजह से उसका ट्रॉप टी लेवल्स जो है वो रेज्ड आए हैं। तो इसमें हम समराइज करें कार्डियक एंजाइम्स को, इस पे बेसिक चीज बस ये है कि आपने सीकेएमबी और ट्रॉप टी जो है उसको कंसिडर करना है। वो मेन चीज है जिसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे कार्डियक इवेंट है कि नहीं है पेशेंट को। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का जैसे हमने आपको बताया है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डिटेल मैंने आपको सारी बता दी कि उसमें दो टाइप्स, एक हार्ट अटैक आ जाता है, एंजाइनल पेन आ जाती है। अब एसीएस के आगे दो टाइप्स होती हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली दो से तीन चीजों में। एक होता है स्टेमी जिसको हम कहते हैं एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक होता है नॉन स्टेमी जिसको आप एन स्टेमी भी कह सकते हैं, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। स्टेमी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपके पास ईसीजी के अंदर जो एसटी सेगमेंट होता है उसके अंदर एलिवेशन आता है। अब स्टेमी जो है बेसिकली एसटी सेगमेंट एलिवेशन प्लस एलिवेटेड बायोमार्कर्स, बायोमार्कर्स बेसिकली कार्डियक एंजाइम्स हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट अगर आया उसकी आपने ईसीजी जो है वो करवाई है, उसके अंदर जो है पेशेंट के एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड है, साथ में आपने पेशेंट के कार्डियक एंजाइम्स जो है वो भी एलिवेटेड है, तो वो आपके पास एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। अगर आपके पास पेशेंट आता है वो एन स्टेमी का पेशेंट जो है उसको हम डिफाइन अप कर रहे हैं कि उसकी ईसीजी आपने करवाई, उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको नहीं मिली बल्कि आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिला या टी वेव इन्वर्जन मिली, और साथ में आपके पास कार्डियक एंजाइम्स जो है वो एलिवेटेड है, तो वो एन स्टेमी है। इसी तरह अगर एक पेशेंट आता है उसके अंदर ईसीजी चेंजेस हैं, एसटी एलिवेशन या एन स्टेमी है, नॉन एसटी एलिवेशन है, और उसके कार्डियक एंजाइम्स नॉर्मल है, तो वो अनस्टेबल एंजाइना होगा, वो उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट हम थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है उसके बारे में। इसके अंदर बेसिकली ये होता है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट जो होती है उसके अंदर कौन सी आर्टरीज है वो हार्ट को सप्लाई करती हैं। जो हार्ट का लेफ्ट एयोटिक साइनस होता है उसके अंदर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। सिमिलरली राइट एयोटिक साइनस जो है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है एलसीए जिसको हमने लिखा हुआ है वो आगे डिवाइड होती है और दो ब्रांचेस देती है, एक लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि एलएडी लिखा हुआ है और दूसरा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। इसके साथ ही एक और लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच भी होती है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो आपके पास आगे एक ब्रांच देती है, इसको पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है एसए नोड को इन 60% ऑफ द पेशेंट और एवी नोड इन 90% ऑफ द पेशेंट्स। एसए नोड और एवी नोड का जो है वो डिटेल में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। साइनोएट्रियल नोड जो है बेसिकली हार्ट की जो जो हार्ट की आपके पास हार्ट बीट को रेगुलेट करना बेसिकली उस बारे में होता है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। इस तरह वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट है उसके अंदर आपके पास क्रोनरी साइनस है जो ड्रेन करता है राइट एट्रियम को, और क्रोनरी आर्टरीज जो है ये आपने याद रखना है कि डायस्टली जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस दौरान क्रोनरी आर्टरीज जो है वो फुल होती हैं, फिल करती हैं ब्लड से। आगे आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर आप हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो देख सकते हैं कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, उसके साथ जो है नीचे लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बन रही है और साथ में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बन रही है। दूसरी साइड पे राइट कोरोनरी आर्टरी है, इसके नीचे ब्रांचेस निकल रही है, एक राइट मार्जिनल आर्टरी है और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो जो थोड़ी लाइट कलर की आपको नजर आ रही है बैक ऑफ द हार्ट के ऊपर है।
अब जो मैनेजमेंट है हमारे पास एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की, उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। वो मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करती है कि जो हार्ट इवेंट, जो कार्डियक इवेंट हुआ है, वो कौन सी टाइप का, एक स्टेमी और एंड स्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना, जिससे हमने पहले पढ़ा है, उसको हमने बेसिकली डिस्कस करने के उसमें मैनेजमेंट किस तरह होगी। अब एक पेशेंट आपके पास आ गया। अब ये जो आगे जो ये वाली स्लाइड बेसिकली आपको शो कर रही है कि जितने भी पेशेंट्स एसीएस के होंगे, स्टेमी, एंड स्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना, उन सब के अंदर जो हम लोग ड्रग्स देते हैं सब में कॉमन है, सबको हमने देनी है। इसका नमोनिक है मोना, जिसके अंदर आपको मॉर्फिन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रेट्स आता है और एस्पिरिन आता है। मॉर्फिन आपने इनिशियली सबको, पहले जो हम ये बेसिकली प्रैक्टिस थी कि हम सबको मॉर्फिन देते थे। अब ये बेसिकली चेंज हो गया। अब सिर्फ पेशेंट अगर चेस्ट पेन की कंप्लेंट करे फिर हम मॉर्फिन देते हैं। ऑक्सीजन जो है आपने जैसा पहले डिस्कस किया कि लेस देन 94% सैट्स हैं, फिर देनी है। नाइट्रेट्स आप सब लिंगुअली दे सकते हैं, मतलब जुबान के नीचे गोली रखते हैं, इंट्रावीनसली दे सकते हैं, मतलब वेन्स के अंदर दे सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू। और लेकिन अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो फिर आपने नाइट्रेट्स नहीं देने। और एस्प्रिन 300 mg आपने सब में देना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने सबसे पहले देखना है कि पेशेंट जो है, आपको सस्पेक्ट आपने कर लिया कि उसको एसीएस है। आपने उसका ईसीजी पे क्राइटेरिया देखना है कि ईसीजी जो है वो स्टेमी को मीट कर रही है कि नहीं कर रही। अब ईसीजी के ऊपर बेसिकली क्या क्राइटेरिया होता है जो स्टेमी शो करता है। इसके अंदर एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे जो कि एसीएस का कंसिस्टेंट है, चेस्ट पेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 20 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन हो गई है। उसके अलावा ईसीजी के फीचर्स जो हैं वो 20 मिनट से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं। आपने सपोज 20 मिनट्स में दो ईसीजी की दोनों में फीचर्स आ रहे हैं, और दो कॉन्टिन्यूस लीड्स के ऊपर आ रहे हैं। मतलब लीड्स ईसीजी में तो लीड 1 2 3 है, एवीआर, एवीएल, एवीएफ है, V1 से लेके V6 तक है। तो ऐसा नहीं कि फीचर एक आपको एक एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको V1 में मिली और एक V6 में मिले तो उसको आप कहोगे। इस तरह नहीं होता। आपने V1 और V2 या V3 V4 कंसेक्टिव जो आ रही है ना लीड्स, उसमें अगर आपको मिले तो वो सिग्निफिकेंट होती है। उसमें किस तरह होता है कि 2.5 mm के जो अगर एसटी एलिवेशन है जो कि ई सीरीज के ऊपर 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, उससे ज्यादा अगर एलिवेशन है लीड्स V2 और V3 इन मेन अंडर 40 ईयर्स, देखो 40 ईयर से एज पेशेंट की कम है और उसके लीड्स V2 V3 के अंदर अगर एसटी एलिवेशन आ रही है 2.5 mm से ज्यादा, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट है। अगर मोर देन 2 मिलीमीटर की एसटी एलिवेशन है, यानी 2 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा है V2 V3 इन मेन ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज, 1.5 mm ST elevation in V2 to V3 in women, 1 mm ST elevation in all other leads, या न्यू ऑनसेट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ये सारे फीचर्स जो हैं ये स्टेमी है। स्टेमी को शो करेंगे कि पेशेंट को एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है। ये एक ईसीजी की रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर आपको एक पी वेव नजर आ रही है, क्यू वेव है। ईसीजी का डिटेल में खैर हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे ईसीजी की इंटरप्रिटेशन और क्यू वेव, आर वेव, और आगे जब एस वेव नीचे तक जानी चाहिए वो नीचे तक नहीं जा रही बल्कि वो टी वेव के साथ ज्वाइन करके ऊपर की तरफ उठी हुई है और ये एक एम शेप बन रही है। ये जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन है बेसिकली। ये एक ईसीजी की एग्जांपल है। आप इसमें देख सकते हैं कि लीड V2 V3 V4 के अंदर इस तरह एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, बेस लाइन से उठा हुआ है और इसमें जो है आपके पास एम पैटर्न बन रहा है। अब आपने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट जो है उसको स्टेमी है। अब नेक्स्ट आपने आगे क्या करना है। नेक्स्ट चीज सबसे पहले आता है कि आपने पेशेंट को असेस करना है कि क्रोनरी रीपरफ्यूजन थेरेपी आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्रोनरी रीपरफ्यूजन थेरेपी का बेसिकली मतलब ये होता है कि हार्ट अटैक कब होता है कि जब जो ब्लड वेसल जो हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं उसमें कि ब्लॉकेज आ गई है। तो आपने उसके अंदर बेसिकली क्या करना है कि आपने उस ब्लॉकेज को खत्म करना है। वो ब्लॉकेज कैसे खत्म होती है, उसके आपके दो तरीके होते हैं। एक आपके पास परक्यूटेनियस क्रोनरी इंटरवेंशन जो पीसीआई है, और दूसरा आपके पास थ्रोम्बोलिसिस होता है। अब पीसीआई के अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपने इसका क्राइटेरिया एक होता है, आपने पीसीआई ऑफर करना है पेशेंट को। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन जो है 12 घंटे है, उसकी चेस्ट पेन का ड्यूरेशन जो 12 घंटे से उसको चेस्ट पेन हो रही है, और जब आपके पास वो आया है, मिसाल के तौर पर उसको चेस्ट पेन 12 घंटे पहले शुरू हुई, वो आपके पास आया और आप आगे 2 घंटे के अंदर अंदर मतलब विद इन 120 मिनट्स आप पेशेंट को पीसीआई डिलीवर कर सकते हैं, आप उसको पीसीआई दे सकते हैं।
तो पेशेंट जो है आपने उसको रेफर कर देना है किसी भी सेटअप के अंदर जहाँ पे पीसीआई की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एक तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके। अगर एक पेशेंट है, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको चेस्ट पेन हो रही है, सपोज उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हुई थी 6 आवर्स पहले, उस वो आपके पास आया, उस इमरजेंसी में उसने आपको आगे बताया जी कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है। चेस्ट पेन को जो है वो टोटल हो गई जी 7 आवर्स हो गए। अब वो विद इन 12 आवर्स की विंडो के अंदर है। अब अगर तो पेशेंट 12 आवर्स की विंडो के अंदर आ गया तो मतलब आप पीसीआई कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे एक और चीज है कि आपने देखना है कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर मतलब 120 मिनट्स के अंदर अंदर पेशेंट को पीसीआई डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर तो आप विद इन 120 मिनट्स पेशेंट को पीसीआई डिलीवर कर सकते हैं तो आपने प्रोसीड करना है इस तरफ। अगर आप 2 घंटे के अंदर पेशेंट को पीसीआई नहीं दे सकते तो फिर आपने इसका थ्रोम्बोलिसिस करवाना है, जो कि आपने नॉर्मल सुना होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन हम लगाते हैं, एसके के नाम से कॉमनली यूज करते हैं। ये बेसिकली चीज समझना बहुत जरूरी है कि पीसीआई का क्राइटेरिया क्या है, हमने किस कंडीशंस में पीसीआई करना है। फिब्रिनल डिसीज क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है वो चेस्ट पेन तो इसकी 12 आवर्स से ज्यादा उसको हो गया, और या विद इन 12 आवर्स आपके पास आ गया, और आप उसको पीसीआई 2 घंटे के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते। सपोज आप एक बीएचयू पे काम कर रहे हैं, आपका पेशेंट आ गया चेस्ट पेन के साथ, और उसके अंदर उसको विद इन 12 आवर्स आ गया आपके पास, तो उसके अंदर आपने अब देखना है कि आपके बीएचयू से नियरेस्ट हॉस्पिटल जहां पे पीसीआई की एंजियोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल है वो कितना दूर है। अगर तो 2 घंटे के अंदर अंदर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं वहां पे तो आप उसको पीसीआई की तरफ लेके जाएंगे। अगर 2 घंटे के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते तो आपने एक ऐसे हॉस्पिटल में भेज देना है जहां पे पेशेंट का फिब्रिलोसिस हो सकता है, मतलब जिसको आप एसके इंजेक्शन लगा सकते हैं। और एसके लगाने के बाद आपने पेशेंट की 90 मिनट्स इंटरवल में मतलब 1.5 घंटे के बाद उसकी ईसीजी दोबारा करनी होती है। अगर उसकी ईसीजी के अंदर जो है वो एसटी एलिवेशन रिजॉल्व नहीं हुई या मोर देन 90% रिजॉल्व नहीं हुई तो इसका मतलब कि एसके फेल हो गया है, आपने उसको पीसीआई करवानी ही करवानी है दोबारा। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन जितने भी हैं वो एंड पे, मैं सेशन के एंड पे उनको डिटेल में बता दूंगा। अच्छा जी, इसमें हम लोग पढ़े थे बेसिकली परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन फॉर पेशेंट्स विद स्टेमी। अब पेशेंट आपके पास आ गया जिसका हमने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट को स्टेमी है। इसके अंदर हमने फर्दर जो है अब पीसीआई की तरफ हमने ये भी डिसाइड किया कि हमने पेशेंट की पीसीआई करनी है। अब पीसीआई करने से पहले हमारे पास जो कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमने पेशेंट की कुछ ड्रग थेरेपी स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी आती है। ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी का मतलब है कि हमने 2 ड्रग्स देने हैं पेशेंट को, 2 एंटीप्लेटलेट्स देने हैं, जिसके अंदर एक पेशेंट के लिए एस्पिरिन होता है जो कि टेबलेट लोप्रिन के नाम से आता है 75 mg। इसके अलावा एक कोई और ड्रग होता है जो एंटीप्लेटलेट ही होता है। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं? इसमें हमारे पास बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं। अगर पेशेंट पहले कोई ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा है, मतलब ब्लड थिनर्स पहले से कोई ले रहा है, तो फिर हम पेशेंट को प्रेसुग्रेल देंगे, टेबलेट प्रेसुग्रेल आती है। अगर पेशेंट पहले कोई ऐसा ड्रग नहीं ले रहा तो उसको फिर हम लो प्लेट यानी क्लोपिडोग्रेल जो हम कॉमनली यूज करते हैं 75 mg की आती है, फिर हम पेशेंट को ये ड्रग देंगे। अब पेशेंट को अगर हमने फिब्रिनोलिसिस करना है, उसका एसके पेशेंट को लगाना है, तो उसके अंदर हम कैसे प्रोसीड करेंगे? जिन पेशेंट्स को फिब्रिनोलिसिस दे रहे थे उनके अंदर में एंटी थ्रोम्बिन ड्रग देना होता है। एंटी थ्रोम्बिन ड्रग की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर वो हम आगे जाके एक फ्लो चार्ट आता है उसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो हमारा एक हमने पॉइंट याद रखना है ना, पेशेंट को एसके देते स्ट्रेप्टोकाइनेस यानी फिब्रिनोलिसिस देते हुए, वो हमने उसमें ये देखना है बेसिकली कि पेशेंट की ईसीजी हमने 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद रिपीट करनी है, 60 से 90 मिनट्स के बाद हमने रिपीट करनी है। अगर ईसीजी जो है उसके ऊपर चेंजेस रिजॉल्व हो गई हैं फिर तो वेल एंड गुड। अगर चेंजेस उसकी रिजॉल्व नहीं होती, चेंजेस परसिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एसके जो है वो फेल हो चुका है, थ्रोम्बोलिसिस या फिब्रिनोलिसिस का कोई फायदा नहीं हुआ पेशेंट को, हमने पेशेंट की पीसीआई ही करनी है। अब आगे नेक्स्ट जो हमारा मैनेजमेंट होगा पीसीआई ही होगी। अब मैनेजमेंट का एक ये फ्लो चार्ट है, ये आपको एक थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देगा कि हमने पेशेंट जो स्टेमी का उसको कैसे मैनेज करना है। अब एक पेशेंट आया, मैं तो आपको ब्रीफली इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक पेशेंट आया आपके पास चेस्ट पेन के साथ, आपने उसकी ईसीजी करवाई, उसके अंदर आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिली, आपने कार्डियक एंजाइम्स करवाए, ट्रॉप आई, उसका ट्रॉप टी रेज्ड आया। आपने नेक्स्ट क्या किया जी कि पेशेंट को आपने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट को स्टेमी है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब स्टेमी डायग्नोस हो गया आपने पेशेंट को, जिससे हमने पहले पढ़ा था कि स्टेमी एंड स्टेमी जो मर्जी
हमने एक वो ड्रग्स का वो पूरा एक फॉर्मेट था मोना, जो हमने निमोनिक पढ़ा था, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स और एस्पिरिन, ये हमने देना है। तो वो सारा कुछ हमने दे दिया। एस्पिरिन 300 mg यहाँ पे मेंशन्ड है। एस्पिरिन देने के बाद आपने अब देखना है कि पेशेंट को आप 120 मिनट्स के अंदर अंदर पेशेंट को आप पीसीआई के लिए भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते। अगर तो आप नहीं भेज सकते तो आपने फिब्रिलोसिस कर देना है पेशेंट का। अगर आप पेशेंट को भेज सकते हो विद इन 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर आप पेशेंट को भेज सकते हो पीसीआई के लिए, तो आपने पीसीआई प्लान कर लेनी है। और पीसीआई के अंदर आपने सबसे पहले पेशेंट को प्रेसुडेल देना है, अगर पेशेंट पहले कोई ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा है। अगर नहीं ले रहा तो आप क्लोपिडोग्रेल यानी लोप्लेट भी दे सकते हैं। अच्छा, पीसीआई के अंदर हमने, क्योंकि ये इसको आम लफ्जों में एंजियोग्राफी भी कहते हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, इसमें हमारे पास दो जगहों से हम एक्सेस ले सकते हैं। एक हम थाई के जरिए, यानी फेमरल आर्टरी जो होती है थाई में, वहां से जा सकते हैं। एक रेडियल आर्टरी इधर रिस्ट के पास है, यहाँ से हम जा सकते हैं। नॉर्मली पीसीए के लिए रेडियल एक्सेस जो होती है, रेडियल आर्टरी के थ्रू प्रेफर किया जाता है कि रेडियल आर्टरी के थ्रू परफॉर्म किया जाए। इसके बाद जो हमारे पास जो नीचे डिटेल इसकी assumptions की लिखी है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में, इसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब मैनेजमेंट आती है एनस्टेमी की या अनस्टेबल एंजाइना की। अब जो मैनेजमेंट है एनस्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना की, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जिस तरह स्टेमी के अंदर तो आप क्लियर है ना, चेस्ट पेन आया, आपने कार्डियक एंजाइम्स कराया, आपने ईसीजी कराई, स्टेमी डायग्नोस हो गया, आपने उसका पीसीआई या फिब्रोलिसिस करना है। एनस्टेमी में इस तरह नहीं है। एनस्टेमी जो है वो, या अनस्टेबल एंजाइना जो है, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क असेसमेंट आपको पहले करनी पड़ती है। अब रिस्क असेसमेंट में आपके पास बेसिकली क्या आता है, एक स्कोर होता है जिसको ग्रे स्कोर कहते हैं, ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ एक्यूट कोरोनरी इवेंट्स। ये मोस्ट वाइडली यूज टूल होता है रिस्क असेसमेंट के लिए। इसमें कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं, जिसके अंदर एज आता है, हार्ट रेट आता है, ब्लड प्रेशर आता है, कार्डियक क्लिप क्लास एंड रीनल फंक्शन आता है पेशेंट का, जिसमें हम क्रेटिनिन लेवल देखते हैं। अगर प्रेजेंटेशन में कार्डियक अरेस्ट है तो उसको नोट डाउन करते हैं, ईसीजी फाइंडिंग्स देखते हैं पेशेंट की, और ट्रॉप लेवल्स देखते हैं। ये इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करके ना पेशेंट ग्रे स्कोर निकालते हैं। अब ग्रे स्कोर जो है बेसिकली प्रिडिक्ट करता है कि विद इन 6 मंथ्स मोर्टेलिटी का रेट क्या है, मतलब पेशेंट जो है उसकी क्या कंडीशन है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसमें अगर पेशेंट का ये जो ग्रे स्कोर या परसेंटेज आपने निकाली है, अगर वो परसेंटेज 1.5 या उससे कम है तो लोएस्ट चांस है। अगर 1.5 से ज्यादा है या 3 तक है तो लो चांस है। 3 से लेके 6 के दरमियान आपका ग्रे स्कोर आता है तो इंटरमीडिएट है। 6 से 9 तक आता है तो हाई है, और 9 से ऊपर अगर चलाए तो हाईएस्ट रिस्क है। अब रिस्क असेसमेंट के ऊपर आपका आगे फर्दर ट्रीटमेंट जो डिसाइड होगा। Based on this risk assessment, key decisions are made regarding whether a patient has coronary angiography with follow-on PCI if necessary, or has conservative management. अब which patients with NSTEMI या unstable angina should have coronary angiography? NSTEMI या unstable angina के कौन से patients हैं जिनकी आपने एंजियोग्राफी करनी होती है? इमीडिएट एंजियोग्राफी किन किन कंडीशंस में हम करेंगे? मतलब पेशेंट आया है NSTEMI, आपने फौरन उसकी एंजियोग्राफी कर दी, वो किन कंडीशंस में करनी है? अगर पेशेंट जो है वो क्लिनिकली अनस्टेबल है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर साइड पर है, या टैकीकार्डिया या इस तरह के फीचर्स आपको मिल रहे हैं कि जिससे आपको पता लगे कि पेशेंट वाइटली स्टेबल नहीं है, तो आपने उसकी फॉरन कोरोनरी एंजियोग्राफी कर देनी है। 72 आवर्स के अंदर आपने एंजियोग्राफी कब करनी है? 72 आवर्स मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपने पेशेंट की एंजियोग्राफी करनी है। अगर पेशेंट का ग्रे स्कोर जो है वो 3% से ज्यादा है, यानी पेशेंट जो है वो इंटरमीडिएट हाई या हाईएस्ट रिस्क के ऊपर है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी आपने एक और कंडीशन में करनी है, अगर आपने पेशेंट आपके हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिटेड है। सपोज किसी भी डिजीज के अंदर पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल स्टे के दौरान उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गई है, कोई कार्डियक इवेंट हो गया है। अब क्योंकि आप हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं, आपका फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप उसको फॉरन पीसीआई की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होती है। अच्छा, जिस तरह हमने स्टेमी में पढ़ा था सेम वैसे ही एनस्टेमी के अंदर है। पीसीआई जब आप एनस्टेमी के अंदर या अनस्टेबल एंजाइना में करते हैं तो आपको ड्रग थेरेपी पहले स्टार्ट करनी पड़ती है। एक आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पेशेंट को देनी होती है। उसके बाद आपने फर्दर एंटीप्लेटलेट ड्रग, ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, सेम वही बात है कि प्रेसोग्रेल या टिकाग्रेल आप देंगे अगर पहले वो एंटीकोगुलेंट ले रहा है। अगर नहीं ले रहा तो क्लोपिडोग्रेल यानी लोप्लेट देंगे। ये एस्प्रिन और अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के साथ साथ है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉर पेशेंट्स विद एनस्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना।
अब ये बेसिकली जो है ना, इस कंडीशन में कि पेशेंट जो है वो आपके पास एंस्टेमिक है, आपने ट्रीट कर लिया, पेशेंट को डिस्चार्ज आपने करना, तो उसमें आप 12 मंथ्स के लिए ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर आपका एस्पिरिन होता है, साथ में एक और ड्रग होता है। अगर ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा हो तो टिकाग्रेलर होता है, अगर ब्लीडिंग का रिस्क, सॉरी, कम होगा तो टिकाग्रेलर देंगे, अगर हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होगा तो क्लोपिडोग्रेल देंगे। ये एंस्टेमी का एक फ्लो चार्ट है, जिस तरह हमने उसका पढ़ा था स्टेमी का। इसके अंदर सेम वैसे ही कि पेशेंट एंस्टेमी अनस्टेबल एंजाइना के साथ आया, आपने पेशेंट को एस्पिरिन दिया 300 mg। अब अगर पेशेंट का पीसीआई प्लान नहीं है इमीडिएटली, तो आप फोंडा पेरेंडेक्स यानी क्लेक्सिन के नाम से आता है, वो आप देते हैं। अब आपने फिर कैलकुलेट करना है आगे पेशेंट का ग्रे स्कोर, 6 मंथ मोर्टेलिटी देखनी है। अगर लो है, लेस देन 3% है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, आप पेशेंट को एंटीप्लेटलेट एक और ऐड कर दो, टिकाग्रेलर के नाम से जो आती है। अगर पेशेंट इमीडिएट इंटरमीडिएट या हाई रिस्क पर है, मोर देन 3%, तो पेशेंट को आपने देखना है कि पीसीआई करवानी है, वो क्लिनिकली अनस्टेबल है तो फॉरन कर दो। अगर पेशेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि विद इन 72 आवर्स किन कंडीशंस में करनी है और इमीडिएटली हमने कब करनी है। आगे डिटेल हमने पहले इसकी डिस्कस कर लिया assumptions के बारे में, उसको हम डिटेल में अब आगे नहीं जाएंगे। एक एक क्वेश्चन है, ये आप बेशक नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर यहीं पे डिस्कस करना है, बेशक यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। यू रिव्यू अ पेशेंट हु हैज बीन एडमिटेड विद अ नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। They have so far been treated with aspirin 300 mg stat and glyceryl trinitrate spray 2 puffs. Following recent NICE guidelines, which patient should receive ticagrelor? ये ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। आपके पास अगर आप इसको आंसर करना चाहते हैं विद इन 1 मिनट, आप बेशक चैट बॉक्स में इसको आंसर कर दें। अगर एंड पे इसको डिस्कस करना है तो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। तो हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ऑप्शंस ये, पेशेंट्स लेस देन 75 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी जो है, पेशेंट्स हु हैव हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज और डायबिटीज मेलाइटिस, दोज हु हैव प्रेडिक्टेड 12 मंथ मोर्टेलिटी मोर देन 10%, दोज हु हैव अ प्रेडिक्टेड 6 मंथ मोर्टेलिटी लेस देन 10%, या ऑल पेशेंट्स। अब आपने इसमें हमने उसने बेसिकली ये पूछा है कि टिकाग्रेलर जो है, जो आपके पास एनस्टेमी में हम देते हैं, वो आपने किन पेशेंट्स को देनी है। अगर 75 ईयर से एज कम है तो ये तो क्राइटेरिया हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए ऑप्शन निकल गया। हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज का ये भी ऑप्शन निकल गया, हमने कहीं इसकी डिटेल नहीं पढ़ी। जो ग्रे स्कोर है वो 12 मंथ मोर्टेलिटी का नहीं, वो 6 मंथ मोर्टेलिटी का, तो 12 मंथ मोर्टेलिटी वाला ऑप्शन वैसे ही बीच में से निकल गया। जिनकी 6 मंथ मोर्टेलिटी लेस देन 10% हो, तो हमने इसका पढ़ा है कि जब 3% से ज्यादा तो हमने स्टार्ट कर देनी होती है। इसलिए इसका आंसर ऑल पेशेंट्स है, कि जितने भी पेशेंट्स आपके पास आएंगे एनस्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना के, उनके अंदर आपने टिकाग्रेलर स्टार्ट करनी होती है, अनलेस एंड अनटिल कोई इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। अब पीसीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। PCI is a technique used to restore myocardial perfusion in patients with ischemic heart disease, both in patients with stable angina and acute coronary syndrome. Stents are implanted in around 90%, 95% of the patients. It is now rare for just balloon angioplasty to be performed. अब ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिस हमने पहले पढ़ा कि हम कब कहते हैं पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई, जब आपके कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर की ब्लॉकेज आ गई, हार्ट का कुछ टिश्यू जो है होगी, यानी इस्केमिक हार्ट डिजीज होगी। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने प्रिवेंट करना है कि इस्केमिक हार्ट, ये टिश्यू जो है मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज ना हो, मायोकार्डियल टिश्यू डेड ना हो। तो हम किस तरह करेंगे कि हम उसकी ब्लड सप्लाई को मेंटेन करेंगे। अगर कहीं ब्लॉकेज आ रही है, हमने उस ब्लॉकेज को खत्म करना है। वो ब्लॉकेज हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, वो ब्लॉकेज खत्म करने का तरीका जो है वो पीसीआई है, कि हम रेडियल एक्सेस के थ्रू जाते हैं और आगे जो है उसमें स्टेंट प्लेस कर। पहले बलून एंजियोप्लास्टी हम लोग बहुत कॉमन थी, लेकिन आजकल बलून एंजियोप्लास्टी नहीं की जाती। बलून एंजियोप्लास्टी बेसिकली होता है कि जहाँ पे प्लेक पड़ी हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है, उस पॉइंट पे जाके बलून को डायलेट करते थे, ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड वेसल आपका ओपन होता था, ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाता था। आजकल जो है वो स्टेंट्स यूज करते हैं इस काम के लिए। बलून एंजियोप्लास्टी बहुत कम यूज होती है। इनकी जो फर्दर डिटेल्स हैं पीसीआई के बारे में, अगले लेक्चर्स के अंदर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि स्टेंट्स की कौन कौन से टाइप होती है, उसके अंदर हमने आईएनआर कितना मेंटेन करना होता है, कौन से ड्रग्स हमें यूज करने पड़ते हैं स्टेंट्स के साथ, वो सारे अगले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में आएगा।
ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है टाइप्स ऑफ स्टेंट के बारे में। एक बेयर मेटल स्टंट्स होते हैं, ये बेसिकली एक मेटेलिक कोई भी मेटेलिक मटेरियल बना होता है जो कि आपके पास वेसल को ओपन रखता है। एक ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट जो है ज्यादा कॉमन है, यूज होते हैं डेस के ना, डेस इनको एब्रिविएशन है, यूज होते हैं ज्यादा। ये बेसिकली होता है कि जो स्टेंट है ना उसके सरफेस के ऊपर एक ड्रग लगा होता है। ये जो ड्रग होता है ये बेसिकली रीथ्रोम्बोसिस को या स्टेंट को ब्लॉक होने से रोकता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रखिएगा, जो डेस है उसके ऊपर जो ये जो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट होता है, स्टेंट के ऊपर एक ड्रग लगा होता है। वो जो ड्रग होता है वो प्रिवेंट करता है स्टेंट को ब्लॉक होने से। पीसीआई की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक पेरी प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रोसीजर के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अंदर माइनर ब्लीडिंग है, हीमाटोमा बन सकता है। जिस साइड पे आपने वैसे अगर आपने थाई से फेमरल आर्टरी में गया तो वहां पे बन जाएगा, अगर आपने रेडियल एक्सेस किया तो रेडियल आर्टरी के पास बन जाएगा। रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा बन सकता है, मतलब पेरिटोनियम के पीछे पेरिटोनियल कैविटी के बैक पे हीमाटोमा बन सकता है। अब ये बेसिकली किस लिए होता है, मे अकर इफ द पंक्चर साइट अकर्स प्रॉक्सिमल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये रेडियल एक्सेस से नहीं बनेगा, ये बनेगा जब आप थाई के थ्रू मतलब फेमरल आर्टरी के थ्रू कर रहे होते हो, तब रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा बन सकता है। नॉर्मली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर फ्लैंक पेन, मतलब आपकी जो जिस तरह किडनी पेन होती है ना बैक पे, लोअर बैक में, वहां पे पेन होगी और हाइपोटेंशन होगा। फेमरल सूडो एनेरिज्म होता है। इस पे पल्सटाइल मैस आपको मिलेगा इधर फेमरल आर्टरी के साइट पर। फेमरल ब्रूई मिलेगी और कॉम्प्रोमाइज डिस्टल पल्सेस होंगी, मतलब आपकी जो पल्सेस होंगी ये फेमरल आर्टरी से नीचे, थाइस के नीचे लेवल पे पोप्लिटियल आर्टरी की, डॉर्सेलस पीटस आर्टरी की वो पल्सेस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो बहुत फीबल आपको फील होंगी। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइजेशन होती है। एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है कि एक पीस किसी जगह से टूट के दूसरी जगह पे चला गया। और कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइजेशन इसके में क्यों आ रही है, बेसिकली कि जो आपका ब्लॉकेज होती है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कि हार्ट अटैक करती है, जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन करती है, वो कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। आपने देखा होगा हार्ट पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर चिकनाई यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो रहा होता है। वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेसिकली आपके पास जब उसको आप ब्रेक करते हो, जब पीसीआई आप करते हो, तो आप कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक कर रहे हो, आप उधर स्टंट लगा रहे हो। जब आप स्टंट वहां पे लगाते हो ना, तो वहां से कोलेस्ट्रॉल का कोई पीस टूट सकता है, वो टूट के आगे ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। अगर आगे जाएगा तो वो लेग से ब्लड वेसल्स में चला गया तो पर्परा लिविडो रेटिकुलरिस, ये डर्मा की कंडीशन है जिसके अंदर जो आपके कुटेरियस जो स्किन के अंदर सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसके अंदर ब्लड की पूलिंग स्टार्ट हो जाती है, नेट लाइक पैटर्न बन जाता है आपकी लेग्स के ऊपर, थाइस के ऊपर। रीनल इम्पेयरमेंट, अगर रीनल आर्टरी में जाके ब्लॉक कर देगा तो रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी, और ब्लू टोज भी हो सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो है इसके अंदर एक तो रीस्टेनोसिस आता है। रीस्टेनोसिस के अंदर ये कि जो स्टेंट आपने डाला है वो दोबारा से ब्लॉक हो गया। वो किस वजह से हो रहा है, एक्सेसिव टिश्यू प्रोलिफरेशन अराउंड द स्टेंट। अब जो स्टेंट आपने डाला ना उसके जाहिर बात है आसपास तो नॉर्मल हार्ट मसल पड़ा हुआ है जो आपका नेचुरली एग्जिस्ट करता है। वो जो मसल है उसकी रीग्रोथ होती है। उस मसल की जो रीग्रोथ हो रही होती है वो क्या करते हैं कि मसल आहिस्ता आहिस्ता स्टंट के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है। जब वो स्टंट के ऊपर ग्रो करेगा तो वो आपके पास रीस्टेनोसिस कर देता है। ये 5 से 20% ऑफ पेशेंट्स के अंदर होता है, और मोस्ट कॉमनली फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स में होता है। प्रेजेंट कैसे करेगा, हमारे पास यूजली प्रेजेंट करता है रिकरेंस ऑफ एंजाइना। एंजाइना के सिम्टम मतलब पेशेंट को चेस्ट पेन होगी एक्सर्शन के ऊपर, 5 मिनट्स में रिलीव हो जाएगी रेस्ट के ऊपर, जिससे हमने पहले डिस्कस किया है। और इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर डायबिटीज आता है, रीनल इम्पेयरमेंट आता है। अगर आपने पेशेंट जो है उसको पहले कार्डियक बाईपास हुआ हुआ है, जिसके अंदर जिससे हम कैबेज कहते हैं, क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अब इसके अंदर अगर आपने वीनस बाईपास ग्राफ्ट था, कोई वेन यहाँ पे लगाई हुई है हार्ट में बाईपास के लिए यूज की है, तो उसके अंदर जो है वो स्टंट अगर आप लगाओगे तो रिस्टेनोसिस हो सकता है। और स्टेंट थ्रोम्बोसिस एक और कॉम्प्लिकेशन है। थ्रोम्बोसिस क्या है कि प्लेटलेट एग्री, अब बेसिकली एक डिफरेंस आप समझ रहे हैं रीस्टेनोसिस और थ्रोम्बोसिस के बीच में। रीस्टेनोसिस बेसिकली ये होता है कि स्टेंट जो है वो जो स्टेंट की साइट है वहां पे स्टेनोसिस दोबारा से वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। थ्रोम्बोसिस का मतलब ये कि स्टेंट की साइट खुली थी, एकदम से पीछे से कोई क्लॉट आया या कोई
फॉरेन पार्टिकल है उसने आगे स्टेंट को ब्लॉक कर दिया, तो वो थ्रोम्बोसिस है। रीस्टेनोसिस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस जो है वो सडनली जाके स्टेंट को ब्लॉक कर देगा। वो प्लेटलेट एग्रीगेशन के प्लेटलेट्स जो है वो किसी सपोज कहीं पे इंजरी है, प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए हैं, वहां से प्लेटलेट का जो एग्रीगेट है वो टूटता है, जाके स्टेंट को ब्लॉक कर सकता है। और ये फर्स्ट मंथ के अंदर प्रेजेंट कर सकता है। और प्रेजेंट किस तरह करेगा? सिमिलरली मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरह प्रेजेंट करेगा, क्योंकि सडनली आपका ब्लड फ्लो जो है हार्ट का वो रुक गया है, ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरह ही प्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो लेक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं एक दफा आपको समराइज कर देता हूँ आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ताकि आपको जो की पॉइंट्स है उनका आइडिया हो जाए। पेशेंट जब आपके पास, हमने इनिशियली पढ़ा चेस्ट पेन के बारे में, पेशेंट आपके पास आएगा, उसको चेस्ट पेन होगी, चेस्ट पेन को आपने किस तरह अप्रोच करना है, चेस्ट पेन से आप कैसे डायग्नोस करोगे कि इसको कार्डिक इवेंट हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद आगे हमने पढ़ा पेशेंट के बारे में कि जो एसीएस है उस एसीएस को डिफाइन किया, इंजाइना की टाइप्स हमने पढ़ी। उसके बाद हमने एसीएस के आगे टाइप्स पढ़ी कि एक स्टेमी होता है, एक एनस्टेमी होता है, एक हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना होता है। कार्डिक एंजाइम्स पढ़ा कि कौन कौन से दो कार्डिक एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, सीकेएमबी और ट्रॉप टी। री इन्फाक्शन में हम कौन सा कार्डिक एंजाइम करवाते हैं। उसके बाद हमने स्टेमी की मैनेजमेंट पढ़ी कि स्टेमी को आपने कैसे मैनेज करना है। कुछ ड्रग्स हमने पढ़ी कि कुछ चीजें कॉमन है, जैसे स्टेमी हो, एनस्टेमी हो, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स और एस्पिरिन हमने यूज करना है। ऑक्सीजन का हमने पढ़ा कि हमने हर पेशेंट्स को नहीं देनी, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम है उनको देनी है। स्टेमी की मैनेजमेंट पढ़ी, एनस्टेमी की मैनेजमेंट पढ़ी, पीसीआई के बारे में हमने ब्रीफ डिटेल पढ़ी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो गया। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एसीएस और क्रोनरी इंटरवेंशन के बारे में। इंडिविजुअल टॉपिक्स बना के इनकी डिटेल लेक्चर्स पर आगे आएंगे, जिसमें हम ईसीजीज को भी डिस्कस करेंगे कि अगर ईसीजी आपका डायग्राम्स होंगी ईसीजीज के, ईसीजी के ये ईसीजी अगर पेशेंट के पास आई, पेशेंट आपके पास है इस ईसीजी के साथ, तो पेशेंट का मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, आपने उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, मैनेजमेंट उसकी। अगर आप लोगों के कोई किसी किस्म के क्वेश्चन हैं तो काइंडली चैट बॉक्स में शेयर कर दें, वो फिर आपको उसके आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।